हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। जो स्टूडेंट्स 2024 साल में एचएनबीयू के बीपीएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब हमने जो लास्ट यहाँ पे पेपर हुआ था जो कि नॉन सीयूईटी पैटर्न में हुआ था, उस पेपर को देखते हुए अपडेटेड फॉर्म में इस साल के हिसाब से बनाए हैं, जहाँ पे हमने क्वेश्चन को ऐसे डिजाइन किया है ताकि इस साल की जो प्रिपरेशन है वो आप अच्छे से कर सको। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग जिस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं यूट्यूब पे, कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, बल्कि हर ऑप्शन में जितनी भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊंगा वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दूंगा। बाकी इस वीडियो के पहले एक वीडियो अपलोड हुई है जहाँ पे जो अभी डेट चेंज हुई है एचएनबीयू के फॉर्म फिलिंग की उसके बारे में बात करी है, और जो यहाँ का कंप्लीट सिलेबस है बीपीएड और एमपीएड दोनों का एंट्रेंस का, उसके बारे में भी अच्छे से हमने वहाँ पे डिस्कशन किया है। बाकी अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको काउंसलिंग करने का भी मौका मिल जाएगा। आप हमसे लाइव बात कर लोगे, कोई भी आपके डाउट है फिजिकल टेस्ट से रिलेटेड, यहाँ की लोकेशन से रिलेटेड, तो सब हम वहाँ पे क्लियर करेंगे। साथ ही साथ आपको मटेरियल मिल जाएगा पढ़ने के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आपको जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है उसका रिकॉर्डिंग सेशंस भी मिल जाएंगे। बाकी हम लोग लाइव में डिस्कशन तो अपने वहाँ पे करते ही रहेंगे। बाकी उसके अलावा फॉर्म फिलिंग के जो वीडियो है या फिर एचएनबीयू के जो भी और रिलेटेड वीडियोस हैं उनका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां पे जाके उन सारे वीडियोस को देख सकते हो। आज हम लोग इस सीरीज को शुरू करेंगे जहां पे हम लोग बीपीएड के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको और भी वीडियोस में मिलते रहेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मैं आपको सिलेबस भी समझाता चलूं ताकि आप रिलेट कर पाओ, और इससे रिलेटेड जो और भी टॉपिक हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं पढ़ने के लिए, आप उसको भी यहाँ पे पढ़ पाओगे। बाकी भी अगर आप किसी दूसरे भी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टॉप्स वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो यहां पे आपकी जो टॉप्स है ये आपकी एक स्पोर्ट स्कीम है इंडिया के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी फुल फॉर्म है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। अब ये स्कीम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये स्कीम बेसिकली जो हमारे एथलीट्स होते हैं इंडिया के जो अच्छे लेवल पे परफॉर्म करते हैं उनको हेल्प करती है फाइनेंशियली भी और उनकी प्रैक्टिस में भी, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे जिसमें ओलंपिक भी इंक्लूडेड है उसमें वो उन लोग की हेल्प कर पाए। तो ये कब लॉन्च हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। तो सितंबर 2014 में जो टॉप्स है आपका वो लॉन्च हुआ था। बाकी इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी डायरेक्टली आपसे डेट पूछी जा सकती है कि वो कब लॉन्च हुए थे। तो मैंने इसमें इसको ऐसे ही अरेंज करके रखा है। अगर हम अगस्त 2019 की बात करें तो हमारे इंडिया में जो फिट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था वो आपका अगस्त 2019 को हुआ था। अप्रैल 1948 की अगर मैं बात करूं तो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो थी ये आपका 1948 में शुरू हुई थी, और 2018 में आपके जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे जो कि आपकी दिल्ली में शुरू हुए थे उसका पहला एडिशन आपका 2018 में खेला गया था। अब अगर मैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करूं तो अभी जो लेटेस्ट एडिशन था ये आपका तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, जहां पे महाराष्ट्र आपकी चैंपियन हुई थी। जो हमारा लेटेस्ट एडिशन हुआ है इस बार 2024 में ये आपका महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आप यहां से अपना रिवीजन भी कर सकते हो और इन सारी चीजों को आप नोट करके भी रख सकते हो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला एडिशन जो था वो आपका भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि आप इसको समझ जाओ। और जो लेटेस्ट एडिशन था इसका ये 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हुआ था। 2024 में जो इसका एडिशन हुआ है ये 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर ये आपका पूरा एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें से गुवाहाटी भी इंक्लूडेड था और भी बहुत सारे सिटीज थे जो इसके अंदर आते हैं। बाकी अगर मैं टॉप जैसी और स्कीम की बात करूं तो आप एनएसडीएफ के बारे में पढ़ सकते हो, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के बारे में, और भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि और कौन कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि या फिर जो स्कीम्स हैं इंडिया के अंदर आती हैं स्पोर्ट्स की, तो आप उनके बारे में उनकी डेट्स और वो क्या काम करती हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट वाज डिस्टेंस ऑफ नीरज चोपड़ास थ्रो एट एशियन गेम्स 2022। आप कंफ्यूज मत होना, एशियन गेम्स 2023 में हुए थे, बिल्कुल हुए थे, लेकिन 2022 में शेड्यूल्ड थे, कोविड की वजह से ये हमारे 2023 में हुए थे, तो इसलिए हम इसको एशियन गेम्स 2022 से ही रेफर करेंगे क्योंकि ये शेड्यूल उसी टाइम थे। इसका आंसर हो जाएगा, बहुत इजी है याद करना, 88.88। तो ये सबको याद हो जाएगा ये डिजिट्स, 88.88 नीरज चोपड़ा जी का जो थ्रो था एशियन गेम्स से वो इतना डिस्टेंस था। और 87.58 भी मैंने लिख के रखा है, ये जो ओलंपिक गेम्स में उन्होंने थ्रो किया था जिसकी वजह से उनको गोल्ड मेडल मिला था, जो कि आपका 2020 में हुआ था। शेड्यूल 2020 में था, एक साल बाद हुआ था, तो वहां पे उनका ये थ्रो का जो डिस्टेंस था वो था। ठीक है, बाकी एशियन गेम्स में, इसी एशियन गेम्स के अंदर अन्नू रानी ने विमेन में
मेडल जीता था, जहां पे उनका जो थ्रो था वो था 69.72। तो अगर नीरज चोपड़ा, सॉरी 69.92, तो अगर नीरज चोपड़ा का क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल अनु रानी का भी जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपका बन सकता है। ऐसे ही आपको एशियन गेम्स में और भी जो अचीवमेंट रहे हैं इंडिया के, मेडल्स तो बहुत सारे रहे हैं, लेकिन कुछ जो ऐसे अचीवमेंट्स हैं जो कि हाईलाइट हुए हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस और भी मैंने यहाँ पे डाल के रखे हैं, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा। लेकिन आपको भी एशियन गेम्स के बारे में जितनी भी चीजें आप पता कर सकते हो, आपको पता करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ थर्ड रिंग इन ओलंपिक रिंग्स। अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो ओलंपिक रिंग्स में टोटल रिंग्स कितनी होती हैं। तो 5 रिंग्स होती हैं टोटल ओलंपिक की रिंग्स में। और अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं तो जो सबसे पहली रिंग होती है, क्योंकि कलर पूछा गया है तो आपको कलर पता होना चाहिए, तो सबसे पहली जो रिंग होती है वो होती है हमारी ब्लू कलर की। नेक्स्ट जो रिंग आती है वो होती है हमारे ब्लैक कलर की। नेक्स्ट रिंग हमारी है रेड कलर की। इसके बाद राइट से अगर मैं स्टार्ट करूं तो ग्रीन यहां पे आएगी और येलो आपकी यहां पे आएगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहां पे वो हो जाएगा आपका रेड, क्योंकि रेड वाली जो है ये आपकी थर्ड नंबर की रिंग है। अब यहां पे तो सिर्फ नंबर पूछा गया है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सी रिंग किस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो ब्लू वाली जो है ये आपके यूरोप को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ब्लैक वाली जो, अभी मैं इसकी ट्रिक भी बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप इसको याद कर पाओ। ब्लैक वाली अफ्रीका को रिप्रेजेंट करती है, रेड वाली अमेरिका को रिप्रेजेंट करती है, ग्रीन आपके ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करती है, और येलो वाली आपका जो एशिया बचा उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब देखो इसकी ट्रिक क्या आप इसको लगा सकते हो याद करने के लिए कि यूरोप में बर्फ बहुत गिरती है, तो आप ब्लू कलर से याद कर सकते हो कि यूरोप में बर्फ बहुत गिर रही है, तो ब्लू कलर उसका हो गया। मेजोरिटी ऑफ द ब्लैक पीपल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड अफ्रीका में रहती है, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। रेड अमेरिका आप ऐसे याद कर सकते हो कि अमेरिका की आप न्यूज सुनते हो कि खून खराबे के बहुत न्यूज आते हैं, मर्डर केसेस बहुत होते हैं, तो रेड आप डेंजर का साइन समझ सकते हो अमेरिका का। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीनरी बहुत है, कैंगारू के बारे में आपने सुना होगा, तो ग्रीनरी वहां पे बहुत है, तो ग्रीन से ऑस्ट्रेलिया आपका हो गया। और येलो एक ही कलर बचा, तो आप इसको एशिया से रिलेट कर सकते हो। तो ऐसे ट्रिक बना के आप चीजों को याद कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो टर्मिनोलॉजीज के क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, जो थर्ड क्वेश्चन अभी बीता है यहाँ पे ओलंपिक का, तो ओलंपिक से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले तो आप ये याद कर सकते हो कि इसकी कमेटी क्या है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, जो कि आपका 1894 में बनी थी, जो पूरे ओलंपिक्स को हैंडल करती है। सबसे पहले ओलंपिक गेम्स कब हुए थे, तो 1896 में हुए थे सबसे पहले ओलंपिक गेम्स आपके एथेंस के अंदर। उसके बाद तो अब देखो बहुत सारे चले आ रहे हैं, मॉडर्न ओलंपिक्स हमारे हैं। बाकी इसके साथ साथ विमेन पार्टिसिपेशन सबसे पहली बार कब हुआ था, फ्लैग कब आया था, एंथम्स कब आए थे, तो ये सारी चीजें भी आपको थोड़ी बहुत जो है फैक्चुअल चीजें आपको ओलंपिक्स के बारे में पढ़नी पड़ेगी। बाकी अगर आप ग्रुप ज्वाइन करोगे हमारा, तो वहां पे सारी चीजें आपको अच्छे से मिल जाएंगी। चलो टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं। आपको हर गेम की टर्मिनोलॉजीज, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो तो आपको पता होना पड़ेगा। क्रिकेट में जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, जैसे डीआरएस सिस्टम तो हर गेम में अब होता है। फ्री हिट जैसे क्रिकेट का एक स्पेशली क्रिकेट में होती है, पैड्स हो सकते हैं, स्टंप्स हो सकते हैं। वैसे ही कुछ हम यहाँ पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनोलॉजी ऑफ लॉन टेनिस। इसमें से कौन सी जो टर्मिनोलॉजी है वो, या शब्दावली जो है वो लॉन टेनिस गेम की है। तो आपको पता होना चाहिए डबल फॉल्ट जो एक रूल होता है वो आपका लॉन टेनिस का टर्मिनोलॉजी है, जहां पे एक सर्वर जब 2 बार फॉल्ट कर देता है, अपना पॉइंट लूज कर देता है, उसको हम लोग डबल फॉल्ट करते हैं। जब वो एक बार सर्विस गलत करता है तो फर्स्ट फॉल्ट होता है, दोबारा करता है तो डबल फॉल्ट वो आपका हो जाता है। बुल आई जो है ये आपके शूटिंग की है, ठीक है, शूटिंग में इसको यूज करते हैं। गैम्बिट आपका चेस में होता है, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको ऐसे गेम से भी देखना पड़ेगा। और डायमंड आपका बेसबॉल में होता है, ठीक है। लॉन टेनिस से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन टेनिस की अगर मैं और बात करूं तो एस वर्ड आपने जरूर सुना होगा। एस वर्ड इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है, जहां पे एक सर्वर सर्विस करता है और जो रिसीवर होता है वो बॉल को टच भी नहीं कर पाता और सर्वर पॉइंट को स्कोर कर लेता है। वो सर्विस इतनी अच्छी होती है, तो उसको हम एस बोलते हैं। ड्यूस वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेगा, और ये तो बहुत सारे रैकेट गेम्स में होता है। बैडमिंटन में भी जब स्कोर ड्यूस की कंडीशन में पहुंच जाता है, जब आपका एक्सट्रीम लिमिट ऑफ स्कोर जो होती है वो ऑल हो जाती है, जैसे बैडमिंटन के केस में 20 ऑल, टेबल टेनिस के केस में जब 10 ऑल होता है तो हम लोग उसको ड्यूस बोलते हैं। और लॉन टेनिस में भी वर्ड यूज होता है। तो टर्मिनोलॉजीज भी आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी ग्रुप में तो आपको ये सारे अच्छे से एज अ नोट मिल जाएंगे। चलो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, 5 सेकंड का टाइम देता हूं, इस क्वेश्चन को पढ़ो। हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम दैट वन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स 2022। अब एशियन गेम्स का देखो एक और क्वेश्चन मैंने पे डाल दिया, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एशियन गेम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भी रीसेंट इवेंट्स आपके हुए हैं उनके बारे में तो आपको जरूर पता होना चाहिए। अब आपका जो रिटन एग्जाम है वो ओलंपिक्स के पहले हो रहा है, 2024 में जो होने वाले हैं, तो ओलंपिक्स इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर ओलंपिक्स भी हो गया होता तो आपको
बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को याद करना पड़ता। चलो चलो इसका आंसर में भी आपको पता होगा। तो ऋतुराज गायकवाड़ जो थे ये इंडिया के कैप्टन थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जिताया था इंडिया को मेंस क्रिकेट में, और इन्होंने फाइनल में अफगानिस्तान को हराया था। हालांकि ये जो फाइनल था ये इंटरप्ट हो गया था मौसम खराब होने की वजह से, लेकिन स्कोर्स के अकॉर्डिंग या पॉइंट्स के अकॉर्डिंग या फिर इंडिया की रैंक के अकॉर्डिंग कुछ रूल था जिसकी वजह से इंडिया जो थी वो विनर हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे अगर मेंस का आ रहा है तो विमेन का भी बिल्कुल आ सकता है। तो विमेन्स टीम की जो कैप्टन थी वो थी हमारी हरमनप्रीत कौर। ठीक है, विमेन टीम की जो कैप्टन थी वो हरमनप्रीत कौर थी, और विमेन टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता था और श्रीलंका को हरा के इंडिया ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। ऐसी जो और टीम गेम्स थे, जैसे स्क्वैश में इंडिया ने जीता था, कबड्डी में इंडिया ने जीता था, हॉकी में इंडिया ने जीता था, जापान को फाइनल हराया था इंडिया ने। तो इसके भी आपको जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके इसी से बनेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम इज सिचुएटेड इन कोलकाता। तो स्टेडियम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स जीके का पार्ट में आपका आएगा। मैंने जो सिलेबस वाली वीडियो बनाई मैंने उसमें अच्छे से ये सारी चीजें समझाई हैं। तो स्टेडियम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। तो कोलकाता के अंदर कौन सा स्टेडियम सिचुएटेड है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सॉल्ट लेक स्टेडियम। और ये एक मल्टीपर्पज स्टेडियम है, बट यूजली आप इसको देखोगे तो ये आपका फुटबॉल गेम्स के लिए ज्यादातर यूज होता है, जो कि आपके टेलीकास्ट होते हैं। कलिंगा स्टेडियम ये आपका भुवनेश्वर में है, और ये भी आपका मल्टीपर्पज है। यहाँ पे भी बहुत सारे इवेंट्स कराए जाते हैं। मल्टीपर्पज का मतलब अगर आप समझ पाओ तो एक ऐसा स्टेडियम जहाँ पे फुटबॉल भी खेला जा सकता है, एक प्रॉपर फील्ड होती है जो साइज होता है डिफॉल्ट साइज उसका, उसकी मेजरमेंट का। उसके बाद आपका एक ट्रैक भी पूरा बना होता है जहाँ पे एथलेटिक इवेंट्स भी हो सकते हैं, ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट्स भी हो सकते हैं, और भी मल्टीपर्पज इवेंट्स जो है वो वहां पे कराए जा सकते हैं। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट जो है ये आपका नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में, और आपका ये F1 रेस के लिए ये सर्किट जो है वो यूज होता है। राजीव गांधी नेशनल स्टेडियम ये आपका हैदराबाद में सिचुएटेड है, और ये कंप्लीटली डेडिकेटेड टू क्रिकेट है। तो क्रिकेट का ये स्टेडियम आपका है जहां पे आप बहुत सारे मैचेस देखते रहते होगे। ठीक है, तो ऐसे स्टेडियम्स अभी आपके आएंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे जनरल एप्टीट्यूड वाले पार्ट पे, जहां पे आपको रीजनिंग और मैथ्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मैंने सिलेबस में वाले वीडियो में अच्छे से बताया, तो एक बार हम इस सीरीज को देख लेते हैं। और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होंगे, आप ऐसा मत समझना कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। तो आप इनको इजिली सॉल्व कर पाओगे अगर थोड़ी बहुत भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। अब इस क्वेश्चन को हम एक बार देख लेते हैं। लुक एट द सीरीज को कंप्लीट करना, ब्लैंक दिया हुआ है। तो 36, 34, 30, 28, 24 डैश 18, 16, तो कुछ इस तरीके से सीरीज बन रही है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको रिलेशन निकालने की कोशिश करनी है नंबर्स के बीच में, कि क्या रिलेशन यहाँ पे जो नंबर्स का है वो सेट हो रहा है, और जो ब्लैंक है वो किस हिसाब से ब्लैंक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि -2 यहाँ पे हमको होता हुआ दिख रहा है कि -2 हुआ है। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पे -4 हुआ है। हम यहाँ दोबारा देख रहे हैं 30 to 28 गया तो -2 हुआ है, और यहाँ पे वापस -4 हुआ है। तो अगर हम सीरीज के हिसाब से अगर हम इसको स्किप करके आगे देखेंगे तो एक जगह और है यहाँ पे जो कि -2 हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी हम सीरीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ -2 हुआ फिर एक नंबर छोड़ के -2 हुआ, तो हम यहाँ पे -2 करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे -2 करेंगे तो 22 हमारा आ रहा है, और सीरीज के अकॉर्डिंग हमको नेक्स्ट जो करना है वो करना है -4। तो 22 - 4 अगर हम करेंगे तो बिल्कुल 18 आ रहा है, और वापस देखो -2 वाली सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। 22 आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 22 ही आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी अगर आपको ये तरीका नहीं यूज करना, आपको दूसरा तरीका यूज करना चाहते हो, तो आप ऑल्टरनेट नंबर से भी रिलेशन निकाल के देख सकते हो कि क्या ऑल्टरनेट नंबर्स जो हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो 36 से 30 तक यहाँ पे -6 हुआ, फिर 30 से लेके 24 तक यहाँ पे -6 हुआ। 24 से अगर हम यहाँ पे एक नंबर स्किप करेंगे और यहाँ पे सीधे 18 पे पहुंचेंगे तो यहाँ भी -6 हो रहा है। तो -6 की सीरीज आप देख रहे हो कि यहाँ पे सही चल रही है। नेक्स्ट जो नंबर है वो भी देख लो, तो 34 से 28 बिल्कुल -6 हुआ। 28 से -6 अगर हम करेंगे तो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं 22 यहाँ रख के, तो क्या एक नंबर स्किप करके वापस -6 करके क्या हमको 16 मिल रहा है, तो बिल्कुल मिल रहा है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को अपना जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो अलग अलग तरीकों से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इजी क्वेश्चन रहेंगे, बस आपको इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाकी नीचे और भी क्वेश्चन है उनको भी हम देख लेते हैं। समर ओलंपिक्स 2028 विल बी होस्टेड एट विच प्लेस। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बात करी कि जो इवेंट्स हो चुके हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन जो होने वाले हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो जो नियर बाय इवेंट्स हैं, एशियन गेम्स जो नेक्स्ट होने वाले हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स जो नेक्स्ट होने वाले हैं, ओलंपिक गेम्स जो नेक्स्ट होने वाले हैं, वो कहाँ पे हो रहे हैं और उनके मोटोज क्या हैं, अगर वो डिसाइडेड है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। 2028 के जो ओलंपिक्स हैं वो हमारे लॉस एंजलिस में हो रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट हुए ये हमारे
पेरिस में हुए थे, 2020 वाले पेरिस में थे। ब्रिस्बेन वाला आपका 2032 में हो रहा है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। और लंदन वाला हमारा 2012 में हुआ था, उसके पहले भी लंदन में हो चुके हैं, लेकिन हम 2012 के हिसाब से इसको समझते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और आपको समझनी पड़ेगी कि जो ओलंपिक गेम्स आपके होते हैं ये कभी भी कंट्री के नाम से नहीं होते हैं, सिटी के नाम से होते हैं। तो आपको सिटी ही याद करने पड़ेंगे, अब कंट्री मत याद कर लेना कि आपने यूएसए याद कर लिया या फिर आपने फ्रांस याद कर लिया, फिर ऑस्ट्रेलिया याद कर लिया, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। हमेशा ओलंपिक्स सिटी के नाम से होते हैं और किसी एक ही प्रॉपर सिटी में होते हैं। जैसे अभी वाले भी जो हुए थे, हम उसको अच्छा सॉरी, ये जो पेरिस वाला है ये अभी 2024 में होने वाला है ना, ये 2024 में होने वाला है। 2020 वाला टोक्यो में था, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, इसको करेक्ट कर लो। तो टोक्यो में 2020 में जो हुआ था, हम इसको जापान ओलंपिक्स नहीं बोलते, हम इसको टोक्यो ओलंपिक्स बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि ये हमारा सिटी के नाम से डिनोट होता है। चलो, हु वाज द फर्स्ट वुमन इंडियन एथलीट टू पार्टिसिपेट इन समर ओलंपिक्स 1952? तो 1952 ओलंपिक्स में पहली वुमेन एथलीट कौन थी इंडिया की जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था? तो एथलीट्स आप ये मत समझना कि सिर्फ ये रेसर थी, ये पहली ही इंडियन वुमेन थी जिसने किसी भी गेम में पार्टिसिपेट किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका नीलिमा घोष। कुछ जगह पे आपको मैरी डिसूजा भी देखने को मिलेगा, कुछ ऑप्शन में आपको मैरी डिसूजा भी मिलेगा, लेकिन ये मैंने ऑथेंटिक साइट जो इंडिया की वेबसाइट है ओलंपिक्स की, वहां से इसको निकाला है। और कुछ अच्छी एजुकेशनल साइट्स है, वहां से मैंने नीलिमा घोष का नाम लिया है। मैरी डिसूजा ये बेसिकली क्या है, ये एक टीम इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था जहां पे नीलिमा घोष ने पहले परफॉर्म किया था, इसलिए इनको पहला वुमेन जो पार्टिसिपेंट है वो माना गया। कर्णम मलेश्वरी जो है ये इंडिया की पहली वुमेन मेडलिस्ट बनी थी जिन्होंने 2000 ओलंपिक्स में सिडनी ओलंपिक्स में हुए थे। तो यहां पे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ये आपकी वेट लिफ्टिंग गेम की थी। ठीक है, तो कर्णम मलेश्वरी पहली वो वुमेन इंडियन एथलीट थी जिन्होंने मेडल जीता था। नॉर्मन पिचार्ड पहले इंडियन एथलीट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1900 ओलंपिक्स में और 2 सिल्वर इन्होंने जीते थे। ठीक है, और साइना नेहवाल तो आप जानते होंगे, बैडमिंटन की प्लेयर हैं जिन्होंने ओलंपिक्स 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था अपने बैडमिंटन गेम के अंदर। ठीक है, चलो, तो ये आपके भी कुछ ओलंपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो ओलंपिक्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द रॉन्ग कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपको रॉन्ग कॉम्बिनेशन पता लगाना है कि गलत कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग की है, रवि कुमार दहिया वेट लिफ्टिंग की हैं, साक्षी मलिक रेसलिंग की हैं और आदिति अशोक गोल्फ की हैं। तो इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन गलत हो रहा है वो आपको बताना है। तो रवि कुमार दहिया जो है ये वेट लिफ्टिंग के नहीं है, ये रेसलिंग गेम के ही हैं। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो आपका गलत होगा और गलत होके भी ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर है तो मैं आपको इसमें बता देता, बट ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक चीज मैं आपको यहाँ ऐड कर देता हूँ कि 2020 में लवलीना ने 2020 ओलंपिक्स जो थे इसमें उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था और साक्षी मलिक ने 2016 में ब्रॉन्ज जीता था। आदित्य अशोक का गोल्फ में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था टोक्यो में, लेकिन इन्होंने कोई मेडल वहां पे नहीं जीता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, तो इसको हम रिलेट करके देख लेते हैं। BAZDBYFCX ये आपका अल्फाबेट सीरीज का एक क्वेश्चन है। अब हम इसको भी यहाँ पे भी आपको सॉल्व करने का तरीका जो है आपको यहाँ पे रिलेशन निकालना होगा। तो अगर हम यहाँ पे रिलेशन निकाल के देखें तो आपका जो रिलेशन बैठेगा वो कुछ बी से डी का रिलेशन निकालना है और फिर डी से एफ का रिलेशन निकालना है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो बी जो है आपका अल्फाबेट में नंबर 2 पे आता है। तो नंबर 2 से अगर मैं एक बार इसको आपको अच्छे से प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करूं ताकि आप कंफ्यूज मत हो कि ये किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, तो 1 मिनट का टाइम आपको इसमें लगेगा और आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। BAZ है, नेक्स्ट आपका लिखा है DBY, नेक्स्ट आपका है FCX। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप इनके नंबर्स नोट कर लो, अगर आपको नंबर्स याद हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप वहां पे एटलीस्ट इनको सॉल्व कर सकते हो। तो बी आपका 2 हो गया, ए आपका 1 हो गया, जेड आपका 26 हो गया, डी 4 हो गया, बी वापस 2 हो गया, वाई आपका 25 हो गया, एफ 6 हो गया, सी 3 हो गया और एक्स आपका 24 पे हो गया। आप नंबर काउंट करके देखना तो इसी तरीके से आपका बनेगा। अब यहाँ पे रिलेशन निकालो, क्योंकि आपके पास नंबर आ गया तो आप नंबर से बहुत इजिली रिलेशन निकाल सकते हो। 2 का 4 से डिस्टेंस +2 का है और वापस 4 से 6 का डिस्टेंस भी +2 का ही आ रहा है। 1 से 2 का डिस्टेंस +1 का आ रहा है और 2 से 3 भी +1 हो रहा है, तो ये आपकी सीरीज सही बैठ रही है। 26 से 25 -1 हो रहा है, 25 से 24 भी आपका -1 हो रहा है। तो नेक्स्ट जो आपका नंबर आएगा वो 6 में +2 होगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 3 में 1 2 3 में +1 होगा तो ये 4 आ जाएगा और 24 में -1 हो जाएगा तो ये आपका 23 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे अगर निकालोगे तो 8 आपका H हो गया, D हो गया और 23 पे आपका
वाई वाई आ जाएगा, ठीक है। तो एच डी वाई आपका आंसर हो गया, एक बार आप चेक करो तो एच डी वाई आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे भी रिलेशन निकाल के आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। बिल्कुल भी टफ क्वेश्चंस नहीं होंगे, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे आप इनको सॉल्व करना चाहते हो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यू रूल ऑफ आईपीएल 2024। अब आईपीएल चल रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग, तो आपको जो कुछ नए रूल्स ऐड हुए हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक नया रूल नहीं है आईपीएल 2024 का। तो सबसे पहले देख लेते हैं नो शीट एट टॉस। तो शीट आपको पता होगा, जो कैप्टन होता है वो अपनी टीम की शीट लेके जाता है जहां पे वो 11 प्लेयर्स का नाम लिखता है। तो क्या इस बार उसकी जरूरत नहीं है। नंबर 2, इंपैक्ट प्लेयर का रूल, जो आपको पता है कि अब क्रिकेट में हम लोग आईपीएल में 11 की जगह 12 प्लेयर्स को पार्टिसिपेट कराते हैं, एक प्लेयर चेंज हो जाता है जब वो अपना काम कर चुका होता है। तो ये वो रूल है। एक ओवर के अंदर 2 बाउंसर्स अलाउ हो गई हैं बॉलर्स को। और डी है कि डीआरएस फॉर वाइड बॉल्स का रूल ऐड हुआ है। तो देखो, जो नया रूल इसमें से नहीं है वो है इंपैक्ट प्लेयर रूल, क्योंकि ये 2023 में ही आपका 2023 में ही आपका ये आ गया था, ठीक है। नो शीट एट टॉस, ये इसी वजह से हुआ है, इंपैक्ट रूल की वजह से, जहां पे आप कैप्टन 2 शीट लेके जाते हैं और उनको टॉस के दौरान ही अपनी जो टीम है वो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। वो बैटिंग बॉलिंग डिसाइड करने के बाद अपनी टीम को डिक्लेयर करते हैं, इसलिए टॉस के टाइम पे उनको शीट की जरूरत नहीं है। और 2 बाउंसर्स जो है वो अलाउ हो गए हैं बॉलर्स को, जनरली फास्ट बॉलर्स ही करते हैं। और डीआरएस जो आपका डिसीजन रिव्यू सिस्टम, जो आपने देखा होगा विकेट के लिए ज्यादातर यूज होता था, अब बैट्समैन इसको वाइड बॉल्स के लिए भी यूज करने लगे। हालांकि 2023 में भी प्लेयर्स ने इसको स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो एज अ रूल ऐड नहीं हुआ था आईपीएल के अंदर। 2024 में ये एज अ रूल आ गया है कि ये आपको अलाउ कर दिया गया, ठीक है। चलो, अब ये आपका कुछ जनरल टाइप का क्वेश्चन आ गया, आप करंट अफेयर्स समझ लो या फिर जनरल आपका नॉलेज का समझ लो। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को थोड़े बहुत मिल सकते हैं जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और ये ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं है। आपने जीके की बुक्स में कभी ना कभी स्कूल में इन सब चीजों को देखा होगा। तो लीस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, ये आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो आपको पता होना चाहिए सिक्किम जो है ये आपका सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट है इंडिया के अंदर। वहीं अगर लार्जेस्ट पॉपुलेशन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश आपका लार्जेस्ट पॉपुलेशन के मामले में है। गोवा की अगर हम बात करेंगे तो गोवा आपका स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया के मामले में, जो सबसे छोटा है एरिया में। और राजस्थान आपका लार्जेस्ट स्टेट है सेम एरिया के मामले में। तो यहां पे चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए। पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश हाईएस्ट है, सिक्किम लोएस्ट है, एरिया के मामले में गोवा हमारा लोएस्ट है और लार्जेस्ट हमारा राजस्थान है। तो ये भी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, दुरंत कप रिलेट्स टू विच गेम। तो दुरंत कप होता है, इसके भी नोट्स आपको क्लासेस में मिल जाएंगे, मटेरियल में मिल जाएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट कप्स जो होते हैं वो किस गेम के होते हैं, फिर टूर्नामेंट्स होते हैं तो किस गेम के होते हैं। तो आपका जो दुरंत कप है ये आपका फुटबॉल गेम का होता है, तो आपको पता होना चाहिए। संतोष ट्रॉफी भी बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है जो कि आपके फुटबॉल का होता है, तो आपको पता होना चाहिए। क्रिकेट में आपको ईरानी ट्रॉफी देखने को मिलेगा, विजय हजारे ट्रॉफी देखने को मिलेगा, रणजी ट्रॉफी देखने को मिलेगा, बहुत सारे ऐसे हैं। हॉकी में आपको नेहरू कप सुनने को मिल जाएगा। लॉन टेनिस में आपके जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं इंटरनेशनल वाले, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया, विम्बलडन हो गया, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट उसमें है। और खास करके लॉन टेनिस के जो आपके ग्रैंड स्लैम्स होते हैं ये कहाँ पे खेले जाते हैं और किस सरफेस पे खेले जाते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं। चलो, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ये देखो कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हैं आपके पेपर के, आपके फील्ड से, फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड फील्ड से, तो ये भी आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। अगर सिलेबस में ये चीज मेंशन नहीं है कि एनाटॉमी का या फिर फिजिकल एजुकेशन का कोई क्वेश्चन नहीं उसमें दिया हुआ है, लेकिन ये फिर भी आप समझ के रखो कि आपके स्पोर्ट्स के जनरल नॉलेज में थोड़ी बहुत ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको ये चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो स्टेप्स जो बोन होती है जो कि हमारे कानों में होती है, ये हमारी सबसे छोटी बोन होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे मानव शरीर की। स्टेपेडियस जो होती है ये भी हमारे कान में होती है और ये स्मॉलेस्ट मसल होती है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। मांसपेशी आपकी सबसे छोटी होती है शरीर के अंदर। फीमर जो बोन होती है आपकी, जो थाइज होती है, जो थाई बोन होती है वो आपकी बोन होती है और ये आपकी लॉन्गेस्ट बोन होती है, सबसे लंबी बोन होती है हमारे ये शरीर की, सबसे लंबी हड्डी होती है हमारे शरीर की। सार्टोरियस जो होती है ये लॉन्गेस्ट मसल होती है, ये सबसे लंबी मांसपेशी होती है हमारे बॉडी की, ठीक है। और एक चीज इसमें और मैं ऐड कर देता हूं, लार्जेस्ट मसल। तो जो लार्जेस्ट मसल होती है हमारी बॉडी की वो होती है ग्लूट्स या फिर ग्लूटियस मैक्सिमस, इसका कंप्लीट नाम है, ठीक है। ग्लूटियस मैक्सिमस बोलो या ग्लूट्स बोलो, वैसे आपको जनरली ग्लूटियस मैक्सिमस देखने को मिलेगा, जो कि आपके बट रीजन में जो मसल होती है ये सबसे बड़ी मसल आपकी बॉडी की होती है। तो 5 चीजें हमने ऐसे पता कर ली है, बाकी थोड़ी बहुत चीजें आप भी इसमें पढ़ सकते हो। चलो, एक रीजनिंग का क्वेश्चन और देखते हैं। ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया है।
डायरेक्शन के क्वेश्चंस भी आपके बन सकते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने सिलेबस में बताया तो आप देख सकते हो। वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वाज टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग। तो जो दो दोस्त हैं उदय और विशाल, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इफ विशाल शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग। तो इसमें सबसे पहले तो आप ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हो तो आप सबसे पहले एक डायरेक्शन बना लो। आपको पता होगा ये नॉर्थ हो गया, ये नीचे साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया। अब यहां पे आप बना लो सबसे पहले एक उदय और विशाल। तो मैं अगर विशाल को यहां पे रख देता हूं, ये विशाल है और ये उदय है, और ये दोनों एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर यहाँ पे बात कर रहे हैं। पेपर क्वेश्चन में लिखा है इफ विशाल शेडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। विशाल की जो परछाई बन रही थी वो उदय के बाईं ओर बन रही थी। तो उदय का बाईं ओर क्या हुआ, अगर ये इधर देख रहा है ये वाला साइड, तो बाईं ओर बन रही है, यानी कि विशाल की जो शेडो है वो यहाँ पे बन रही है। तो ये उदय के लेफ्ट में आ चुकी है। अब उदय आप देखो किस तरफ फेस कर रहा है, तो आप देखोगे नॉर्थ इधर है, तो उदय नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो नॉर्थ आपका इसका आंसर हो जाएगा। यही अगर विशाल से बोला जाता कि उदय की जो परछाई है वो लेफ्ट साइड बन रही है विशाल के, तो विशाल का लेफ्ट साइड क्या होता है, ये आप अगर उस साइड खड़े होगे तो आपका बाईं ओर इस तरफ होगा। तो ये, और पूछा जाता है कि विशाल किस तरफ देख रहा है, तो वो साउथ की तरफ देख रहा होता। तो इस तरीके से आपके डायरेक्शन के क्वेश्चन होंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको सॉल्व करने। और भी जो हमारे नेक्स्ट पेपर में बनाऊंगा तो उसमें मैं और ऐसे क्वेश्चंस डालूंगा ताकि आपके, और अलग तरह के क्वेश्चंस डालूंगा ताकि आप उनको सॉल्व कर पाओ। चलो, हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वन एट दी एशियन गेम्स 2022। तो अभी जो आपके एशियन गेम्स हुए थे उसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते थे, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो 107 टोटल मेडल जो थे वो इंडिया ने यहाँ पे हमारे जीते थे। ठीक है, और इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 28, 38 और 31। अब इसमें जो 28 है ये आपके गोल्ड मेडल हैं, जो 38 है ये आपके सिल्वर मेडल हैं, और जो 41 हैं ये आपके ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो आपसे जनरली या फिर स्पेसिफिकली ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गोल्ड कितने जीते थे, या सिल्वर कितने जीते थे, या फिर ब्रॉन्ज कितने जीते थे, वो आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ओलंपिक गेम्स के भी जरूर देख लेना जो 2020 में हुए थे। 2020 के जो ओलंपिक गेम्स 2021 में हुए थे, तो इसके भी आप जरूर देख लेना कि इंडिया की मेडल टैली क्या थी, और सेम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी देख लेना कि इंडिया की मेडल टैली क्या थी और किस पोजीशन में इंडिया ने फिनिश किया था। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो आपकी है उसके करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो थॉमस बैक आपके करंट प्रेसिडेंट हैं आईओसी के। दिमित्रियस विकलेस फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आईओसी के, जो सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे 1854 में, सॉरी 1894 में, 1894 में, तो वह आपके दिमित्रियस विकलेस थे। पीटी उषा इस समय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, अब जो काम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करती है पूरी दुनिया में, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इंडिया में हैंडल करती है ओलंपिक के इवेंट्स को, प्लेयर्स के सिलेक्शन के लिए, ट्रायल के लिए, डेट्स में हेल्प करने के लिए। तो ये काम आईओए की, और जो प्रेसिडेंट है इस समय वो है पीटी उषा। और सर दोराबजी टाटा जो थे ये हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे। तो ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से रीजनिंग का है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इफ द वर्ड सिंबल is written as MPCNZT then how people will be written in that code। तो यहां पे सबसे पहले आपको इन सारे अल्फाबेट्स को लिखना होगा। अगर मैं एक पेज ले लूं, यहां अगर मैं लिख दूं सिंबल, और नीचे इसके मैं लिख दूं MPCNZT, MPCNZT। आपको इन क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है, तभी आप क्लियरली और कॉन्फिडेंटली इसमें आंसर कर पाओगे। और आपको बताना क्या है, आपको आंसर करना है पीपल वर्ड का। तो इस क्वेश्चन में आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इन दोनों में क्या रिलेशन बैठ रहा है, यानी कि ऊपर जो सिंबल वर्ड लिखा हुआ है, सिंबल का रिलेशन नीचे वाले जो अल्फाबेट्स हैं या फिर जो वर्ड लिखा हुआ है इससे कैसे मैच कर रहा है, और इसी चीज को आपको यहाँ पे पीपल वाले में अप्लाई करना होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, सारी चीज हम देख लेते हैं। एस और एम का कोई रिलेशन है, वाई पी एम सी बी एन एस टी वाई जेड एम एन बी सी ओ पी एल एम। चलो ठीक है, देखो रिलेशन यहाँ पे क्या बन रहा है, कुछ नहीं, सिंपली आपको इसको क्या करना है, आप इसको उल्टा कर दो। सिंबल जो लिखा हुआ है आप इसको उल्टा लिख दो यहां सामने, एल ओ बी एम वाई एस। अब यहां पे आप ये नीचे वाला जो लिखा है उसको सीधा सीधा लिख दो, एम पी सी एन जेड टी। तो आप यहां पे रिलेशन देख सकते हो क्या हो रहा है, सिर्फ इसके नीचे का जो नेक्स्ट अल्फाबेट है वो यहां पे नीचे आपका आ गया है। एल के बाद एम आता है, ओ के बाद पी, बी के बाद सी, एम एन वाई जेड और एस टी। तो सेम चीज आप यहां पे अप्लाई कर दो। पीपल को भी आप उल्टा लिखना चाहो तो उल्टा लिख सकते हो, नहीं तो आप पी का अल्फाबेट का जो नेक्स्ट अल्फाबेट है वो यहां से लिखना भी शुरू कर सकते हो, तो भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। समझने के लिए आप इसको पहले उल्टा लिख लो,
जैसे हमने सिंबल को उल्टा लिखा, आप इसको भी उल्टा लिख लो, पी ई पी। अब आप ठीक इनके नीचे के जो अल्फाबेट है वो लिखना शुरू कर दो। तो ई एफ एल एम पी आर ओ पी ई एफ और पी आर। अब आंसर देख लो, एफ एम आर पी एफ आर। तो एफ एम, अच्छा एक मिनट, ओ सॉरी, पी क्यू हो गए, ठीक है, पी क्यू। तो यहाँ पे आपका एफ एम क्यू और पी एफ क्यू, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप इसका भी रिलेशन निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वाडा सिचुएटेड। अब वाडा क्या है? वाडा है आपकी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि आपके जितने भी कंट्री में आपके जो वर्ल्ड में इवेंट्स होते हैं, जैसे ओलंपिक इवेंट हो गया, वहां पे डोपिंग जैसी चीज को वाडा जो है उसका कंट्रोल करने का काम है कि डोपिंग वहां पे नहीं होनी चाहिए। तो वाडा का जो आपका हेडक्वार्टर्स है वो आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और वाडा आपकी आई कब थी? तो 1999 में आपकी जो वाडा थी वो आपकी आई थी, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपका WHO का हेडक्वार्टर्स है, जिसके बारे में हमने ऊपर डिस्कशन कर लिया, जो कि 1948 में आया था। दुबई में आपका क्रिकेट का है, ठीक है। और बाकी भी आपके न्यूयॉर्क में भी काफी सारे हेडक्वार्टर्स हैं अलग अलग चीजों के। तो वाडा आपको पता होना चाहिए कि 1999 में आया था और ये पूरी दुनिया में डोपिंग जैसी चीज को कंट्रोल करती है। और सेम एजेंसी इंडिया की भी है, जो कि आपकी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि आपकी 2005 में आई थी। तो ये इंडिया के अंदर जो भी आपकी डोपिंग जैसी कंडीशन होती है उसको ये मैनेज करने का काम करती है, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 20 क्वेश्चन थे, जहां पे मैंने कोशिश करी थी कि अलग अलग टॉपिक से मिक्स करके मैं आपके लिए क्वेश्चंस बनाऊं। होपफुली आपको इससे काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। और क्वेश्चंस भी हम लोग जल्दी आपके लिए बनाएंगे और यहाँ पे यूट्यूब पे आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ताकि आप के पेपर का पैटर्न क्या आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको यहाँ पे समझ पाओ। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हो, हम जरूर उसका जवाब देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ।